हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट, एग्जांपल्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। कभी कभी पर्सन या कंपनी को बहुत सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना होता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि ये यहाँ पर इनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, देन इनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, देन इनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे, देन इनसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करे? तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो इमीडिएट सोल्यूशन है इनके पास, वो क्या करेंगे, ये एक सेट ऑफ एक एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे जिसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करेंगे, अपने जो भी इनके पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करेंगे। और जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, जैसे मान लीजिए ये इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है, ये अपनी एक्सेप्टेंस उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस पर देंगे। जब ये अपनी एक्सेप्टेंस दे देंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अब ये बहुत सारे लोगों के लिए सेम सेट ऑफ टर्म्स हैं, इसीलिए एक इसे स्टैंडर्ड टर्म बोल दिया गया। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड टर्म है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। Required to enter into a large number of contracts, preparing a separate contract each time becomes impractical. Therefore, for the sake of efficiency and convenience, a standard form of contract is commonly used for all such transactions. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये पर्सन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम कर रहे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? ये। एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है? ये। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन की टर्म्स एंड कंडीशन पर ही सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करेंगे, राइट? तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या हो गया कि एक ही पार्टी अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखेगी और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्टेंस देगी। तो स्टैंडर्ड टर्म्स में बी ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी, अदर पार्टी सिर्फ एक्सेप्टेंस देती है, राइट? अब यहाँ से इसके फायदे क्या होते हैं कि ये हम लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ एंटर कर सकते हैं, सेम टर्म्स पे एंटर कर सकते हैं, हर पर्सन के लिए अलग अलग बनाना ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ फ्रेम करना होता है तो ये एफिशिएंसी और कन्वीनियंस दोनों ही हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं, राइट? बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एडिशन कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्टी डिसाइड करती है, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि ये पार्टी है, यही डिसाइड कर रही है कि हमें किन टर्म्स पर बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस की कंपनीज हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर कराती हैं वो सेम टर्म्स पे कराती हैं। मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट सेम टर्म्स पर प्रोवाइड करते हैं, राइट? अब यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है, जो ये लोग हैं, इन लोगों के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है नेगोशिएट करने की, राइट? इनको उन्हीं के टर्म्स पे एक्सेप्ट करना ही करना होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है वो ये होती है कि ईदर यू एक्सेप्ट हिज टर्म्स और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो अभी क्या है कि इंश्योरेंस पॉलिसी में हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम उसे नहीं लेंगे। बैंक में हमें कोई सिस्टम समझ नहीं आ रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? अगर आपको एसी की टिकट महंगी लग रही है या उसके टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप जनरल में चले जाओ, राइट? तो यहाँ पर इसी की वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन हो गया इसी वजह से, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेक इट और लीव इट का सिस्टम भी कहते हैं कि आप ले लो, इधर एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट और लीव द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अब ऐसा नहीं है कि हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पेशली किसी पर्टिकुलर डे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हम डे टू डे भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने मोबाइल रिचार्ज कर दिया तो मोबाइल रिचार्ज में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। एग्जाम्पल्स हम इसके तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा हमने बताया, रेलवे टिकट, शेयर एप्लीकेशन। अगर आप शेयर भी खरीदते हैं या ट्रेडिंग में डील करते हैं तो भी आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो सेम होते हैं, और जो लोग होते हैं वो अपनी तरफ से उन टर्म्स पर एग्री करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज में भी यही सेम चीज़ आ गई जो हमने आपको अभी बताई। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये प्री का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के लिए क्या बताया गया है? स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन आर बाइंडिंग ओनली व्हेन रीजनेबल नोटिस इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वेश्चन पहली चीज यहाँ से बनता है कि इट इज व्हेन शुड रीजनेबल नोटिस बी गिवन? तो रीजनेबल नोटिस शुड बी गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं
उस वक़्त या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले से ही आपको रीज़नेबल नोटिस देना है। और रीज़नेबल नोटिस रीज़नेबल के साथ-साथ सफिशिएंट भी होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब हमें हिंदी आती है और आप चाइनीज़ में कोई नोटिस दे रहे हैं तो वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, राइट? तो रीज़नेबल के साथ-साथ वो सफिशिएंट भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नोटिस ऑफ टर्म्स कैसे दिया जाता है। तो टर्म्स की जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज़ करिए ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स कैसे दिए जाएँगे? तो टिकट पर प्रिंटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में कुछ लिखा होता है, फिर एंड में कुछ लिखा होता है, बीच में प्राइस वगैरह लिखा होता है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बैक में और कंडीशंस लिखी होती हैं, ठीक है? फॉर्म के पीछे कंडीशंस दी होती हैं और बोर्ड या नोटिस पर डिस्प्ले किया जाता है, राइट? तो नोटिस ऑफ टर्म्स ये जनरल तरीका है। और भी जैसे मेथड्स हैं, शेयर एप्लीकेशन है तो उसके लिए शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। अब शेयर सर्टिफिकेट तो जनरली नहीं होता है, तो अपनी वेबसाइट में जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम बना होता है। तो हर प्लेटफॉर्म का अपना अलग-अलग सिस्टम है हाउ टू गिव नोटिस ऑफ टर्म्स। अब रीज़नेबलनेस होनी चाहिए टर्म की, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। तो रीज़नेबलनेस अगर नहीं है टर्म में, अनरीज़नेबल है कोई भी चीज़, तो वहाँ पर वो रिजेक्शन का पॉइंट बन जाता है। कोर्ट क्या करेगी, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को, उन पर्टिकुलर टर्म्स को रिजेक्ट कर देगी। अब रिजेक्ट करने का मतलब है कि वो कंप्लीटली स्ट्रिक डाउन कर देगी। अब अनरीज़नेबल कब होगा? जब उसमें टर्म्स कैसे हैं, अनफ़ेयर, मतलब ये अनफ़ेयर है कि सामने वाले का या उनका नुकसान कर रहे हैं। वन साइडेड कंडीशन कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, तो वन साइडेड भी आपको पता है कि सिर्फ उन्हीं के बेनिफिट की बात हो रही है, तो भी कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, ठीक है? अनरीजनेबल एंड अनफेयर टर्म्स में बी स्टक डाउन बाय कोर्ट्स। अब आता है हमारा ये प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हेडिंग थोड़ी सी इनविजिबल हो रही है। प्रॉब्लम्स विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं? पहली चीज की, क्योंकि हमने देखा कि ये पर्सन इतने सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है विद सेम टर्म एंड कंडीशन। तो जब सेम टर्म एंड कंडीशन है इसमें मेंशन, तो यहाँ पर जो अदर पार्टीज हैं इनके पास कोई भी बार्गेनिंग पावर नहीं है। और जब बार्गेनिंग पावर नहीं है तो अनफेयर टर्म्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो वीकर पार्टी, जैसे ये सारी वीक पार्टी हैं क्योंकि इनके पास चांस नहीं है नेगोशिएट करने का, तो ये एक्सप्लॉइटेशन का सोर्स भी बन सकते हैं, राइट? अब हम देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस लॉ है इस पर्टिकुलर चीज के लिए, टॉपिक के लिए, हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। तो इसमें नोटिस की बात की गई थी कि जो नोटिस है वो सफिशिएंट एंड प्रॉपर होनी चाहिए। ये आपका प्री का क्वेश्चन है कि कौन सा केस नोटिस से रिलेटेड है और नोटिस कैसी होनी चाहिए, ये भी दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट एंड प्रॉपर होनी चाहिए। और अनदर एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है कि हेंडरसन एंड स्टीवेंसन केस इज रिलेटेड टू विच टॉपिक। आई होप इतना समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई कंपनी है या पर्सन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ एंटर करना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में हम वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करते हैं। उस टर्म एंड कंडीशन को ये सारे लोग जब एक्सेप्ट करते हैं तभी माना जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये वन साइडेड होता है, अदर पार्टी को नेगोशिएट करने का ऑप्शन नहीं होता है। अब क्योंकि अदर पार्टी नेगोशिएट नहीं कर सकती है तो ये वीक हो जाती है और यहाँ पर अनफेयर टर्म्स और वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब अगर अनफेयर टर्म्स या अनरीजनेबलनेस हुई तो कोर्ट उनको स्टक डाउन कर सकती है। अब क्योंकि कोर्ट उसको स्टक डाउन कर सकती है, तो जो अदर पार्टी है उसको थोड़ा-सा बेनिफिट मिल सकता है। केस लॉ और बेनिफिट इसका ये है कि एफिशिएंसी बेस्ड है कि आपका एक साथ कई सारे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। बहुत सारे लोगों के साथ पर्टिकुलरली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट केस लॉ है इसमें हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन का, जिसमें हमने नोटिस की बात की। नोटिस कैसी होनी चाहिए? सफिशिएंट एंड प्रॉपर होनी चाहिए। और केस कौन सा नोटिस से रिलेटेड है? वो हेंडरसन वर्सेस स्टीवेंसन। तो क्विक रिकैप करते हैं अपनी इस टॉपिक का, जिसमें हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेम टर्म्स फॉर मेनी पीपल होते हैं, फॉर कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। एग्जाम्पल में हमने इंश्योरेंस, रेलवे टिकट देखा।
स्पेशल टर्म्स बाइंडिंग तभी होते हैं जब प्रॉपर नोटिस दी गई है। हाँ, ये भी प्री का क्वेश्चन है कि स्पेशल टर्म्स बाइंडिंग कब होते हैं? ओनली व्हेन प्रॉपर नोटिस इज गिवन और अनरीजनेबल टर्म्स आर नॉट एनफोर्सेबल। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and do comment if you want another topic or any subject you want to study. Till then, thank you. Bye bye.